गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अगले स्टेप पे बढ़ने के पहले थोड़ा सा जो पढ़े हुए टॉपिक हैं उनको एक बार लाइन अप कर लेते हैं और उसके बाद उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको हमने बताया था कि पिछले जो प्रोसेस थी बायोटेक्नोलॉजी की उसमें सबसे पहले हम PCR के माध्यम से जो आइसोलेटेड DNA है उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर देते हैं और इस प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं या DNA की फोटोकॉपिंग कहते हैं। हमने जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थी उसके माध्यम से RNA से DNA प्राप्त किया, जो आपने RT-PCR से पढ़ा है। तो उसमें क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो वायरस का RNA था उससे DNA बनाया और DNA प्राप्त करके उस DNA से बहुत सारी उसकी कॉपियाँ तैयार की। या कोई भी डिजायर DNA का टुकड़ा हमें अभी तक जो मिला था, हमने किसी तरह के हार्मोन, एंजाइम, दवाइयाँ बनानी हैं, उसके DNA को हमने सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद आइसोलेट करके और उसका एम्प्लीफिकेशन किया। उस एम्प्लीफिकेशन के लिए हमने बताया था कि एम्प्लीफिकेशन के पहले हम फोटो क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा हम जो एग्रो जेल है उसमें रख करके अपना डिजायर जीन जो छोटे आकार का है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से जो हमें DNA का टुकड़ा प्राप्त हुआ है उस DNA के टुकड़े को हम एम्प्लीफाई करते हैं। एम्प्लीफाई करने के बाद जब बहुत सारे DNA बन जाते हैं तब उन DNA का हम आगे उपयोग अपने प्रोडक्ट को तैयार करने में करते हैं, जिसमें हमने आपको इस पिछले लेक्चर में बताया था कि DNA का डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन करने के कारण DNA की दोनों चेन अलग अलग हो जाती हैं, दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और उसके बाद फिर एनीलिंग करके, एनीलिंग में क्या करते हैं कि DNA को हम 55 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस पर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जोड़ते हैं। पहली चेन पर एक प्राइमर, दूसरी चेन पर एक दूसरा प्राइमर, इस तरह से जोड़ करके और इन प्राइमर की सहायता से DNA का चेन का एक्सटेंशन करते हैं। इससे एक से दो DNA की चेन बन जाती है, दूसरे DNA से भी एक और चेन बन जाती है। इस तरह से DNA की जो दो DNA थे वो बन करके उसकी 4 चेन बन जाती हैं। इस तरह से जितनी बार हम मशीन में 94 डिग्री, 55 डिग्री, 72 डिग्री के अनुसार डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन करेंगे तो ये एक साइक्लिक मैनर में एक बार में डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन में एक DNA से दो DNA दोबारा फिर से हमने रिपीट की साइकिल, तो फिर 4 DNA दोबारा फिर रिपीट की तो 8 DNA, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से एक साइक्लिक मैनर में हर वो साइकिल में हम DNA की बहुत सारी कॉपी तैयार करते हैं, चले जाते हैं। और DNA को बनाने के लिए हमें TNT DNA फ्रेगमेंट्स, मैग्नीशियम आयन और DNA पॉलीमरेज जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनकी सहायता से हम DNA की कॉपी तैयार कर लेते हैं। अब इस DNA की कॉपी जो तैयार की है उसकी आगे उसको हम होस्ट सेल के अंदर भेजते हैं। तो होस्ट सेल के अंदर कैसे वो पहुँचती हैं उनके बारे में जो आगे बढ़ेंगे। क्या करते हैं अब कि कोई भी जो DNA हमने एम्प्लीफाई कराया है उस DNA की कॉपी को, ये DNA का टुकड़ा है, इसे हम किसी वेक्टर से जोड़ते हैं। ये वेक्टर, ठीक है। तो DNA के टुकड़े को हम वेक्टर से जोड़ते हैं और वेक्टर को से जोड़ देते हैं
तो ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डिजायर या डिजायर डीएनए और यह वेक्टर, इससे बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी होस्ट सेल के अंदर डालते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं और उनको होस्ट सेल के अंदर डालते हैं, और होस्ट सेल के अंदर पहुंच करके ही डीएनए अपने जैसे बहुत सारे वो डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है होस्ट सेल के अंदर चलेगी, ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस चलेगी, और जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त करना है वो हमें मिल जाएगा। तो अब डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई भी चीज़ आसानी से कोशिका के अंदर चले जाए तो कोशिका की इस आउटर मेम्ब्रेन का कोई रोल ही नहीं। ये आउटर मेम्ब्रेन एक बैरियर है जो जल्दी किसी चीज़ को आने नहीं देती। तो इसके लिए हम विशेष प्रक्रिया अपनाते हैं। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है। उस प्रक्रिया में पहले हम इस बैक्टीरियल सेल की CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, जिससे इसकी जो मेम्ब्रेन है उस पर जो डीएनए के पार्टिकल हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये चिपक जाते हैं। ठीक है, पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए दूर दूर थे, इस सेल में चिपक ही नहीं पाते थे। सेल की आउटर मेम्ब्रेन पर डीएनए के पार्टिकल को चिपकाने के लिए हम इसकी कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन, कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं CaCl2 से, और इसके बाद पहले क्या करते हैं हम CaCl2 से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसका पोस्ट सेल का। ठीक है, और ट्रीटमेंट करने के बाद इस जो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये है rDNA। तो CaCl2 से रिएक्शन के कारण जो ये आपका डीएनए है ये आकर के होस्ट सेल में चिपक जाता है। ठीक, अब होस्ट सेल में चिपक गया, पहला स्टेप पूरा हुआ। उसके बाद हम हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक में क्या करते हैं, पहले इसको आइस में रखते हैं, उसके बाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, फिर आइस में अल्टरनेट क्रम में इस सेल को हम, जो सेल आपका किसी पैकेज में ये कल्चर मीडिया होगा, इस कल्चर मीडिया में होस्ट सेल बड़ी होंगी। इन होस्ट सेल को हम पहले कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीटमेंट करा देते हैं और उसके बाद हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक के लिए पहले आइस, अल्टरनेट क्रम में आइस, फिर 42, फिर आइस, फिर 42, फिर आइस, फिर 42, इस तरह से लगातार हीट शॉक देते हैं। इस हीट शॉक के कारण जो होस्ट की मेम्ब्रेन है वो डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर लेने के लिए रास्ता देती है। इससे क्या होता है, होस्ट की जो सेल है इससे होकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर प्रवेश कर जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये एक सामान्य प्रोसेस जो उपयोग की जाती है ट्रांसफॉर्मेशन की।
लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ऐसी मेथड हैं जिसमें हम एक छोटी छोटी जो है माइक्रो पिपेट या माइक्रो इंजेक्शन या जीन गन, इनके माध्यम से भी हम डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर विशेष फोर्स के साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा कि डिजायर जीन विभिन्न प्रक्रिया द्वारा हमने पहले सेल से डीएनए सेपरेट किया, डीएनए सेपरेट करने के बाद जीन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से अलग किया और अलग करने के बाद जीन को पीसीआर के माध्यम से बहुत सारी उसकी कॉपी तैयार कर ली, उस कॉपी को हमने वेक्टर से जोड़ा। अब वेक्टर से जब ये जुड़ गया, वेक्टर इस जीन को होस्ट सेल के अंदर ले जाएगा। अब होस्ट सेल भी सबके लिए अलग अलग होती हैं, अलग अलग होस्ट सेल के लिए अलग अलग वेक्टर की आवश्यकता होती है, तो उसको भी जान लें। जैसे बैक्टीरिया है तो होस्ट क्या होगा, होस्ट किसका होस्ट, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया होस्ट सेल है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होस्ट बैक्टीरिया है इसका वेक्टर क्या होगा, एक मिनट स्टार्ट कर सकते हैं। दो कॉलम बना ले, एक कॉलम होस्ट, दूसरा कॉलम वेक्टर। होस्ट आपका क्या है, बैक्टीरिया सेल, तो उसका वेक्टर होगा PBr 322। आपको मालूम है PBr 322 सबसे महत्वपूर्ण जो है प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड Br 322 और दूसरा है PUC 8। ये सामान्य तौर पर वेक्टर हैं जो बैक्टीरिया की सेल में हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्लांट सेल में हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को यूज करते हैं। सेकेंड होस्ट क्या है, प्लांट सेल, उसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को यूज करते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, ये जो होस्ट है, ये होस्ट प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है, फंगल सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो जैसी होस्ट सेल है उस तरह का हम वेक्टर यूज करेंगे। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना वेक्टर से। ठीक है, तो वेक्टर का सिलेक्शन हम होस्ट सेल के अनुसार करेंगे। अगर वेक्टर अगर बैक्टीरिया आपकी होस्ट सेल है, यानी होस्ट बैक्टीरिया सेल के अंदर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचाना है, तो हम वेक्टर PBr 322 और PUC 8 करेंगे। ठीक है, वेक्टर मतलब ये डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इस तरह से अगर प्लांट सेल है, ये होस्ट सेल क्या है, प्लांट की है, तो प्लांट की होस्ट सेल अगर है तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का उपयोग करेंगे। ठीक है, यदि एनिमल सेल को हम होस्ट सेल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो रेट्रो वायरस का उपयोग करेंगे। समझ आ रही ना, रेट्रोवायरस ये एनिमल सेल के लिए वेक्टर का काम करता है। रेट्रोवायरस का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसको हम वेक्टर की जगह यूज करेंगे और डिजायर जीन उसमें जोड़ देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके होस्ट सेल के अंदर पहुंचा देंगे। और
यदि हमें होस्ट सेल कुछ भी हो सकती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकती है, यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक सेल आपकी प्लांट सेल या एनिमल सेल है। तो आप ऐसा जो है चाहते हैं वेक्टर जो दोनों सेल में काम कर जाए, तो उसको तो ऐसी स्थिति में हम शटल वेक्टर का यूज करते हैं। शटल वेक्टर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल और यीस्ट सेल दोनों के जीनोम पाए जाते हैं, कंपोजिट डीएनए है, इसलिए यह दोनों में काम करता है। तो ये चौथा क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में हम शटल वेक्टर को प्लाज्मिड के तौर पर उपयोग कर सकते हैं या वेक्टर के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। यानी हमारा जो वेक्टर है वो होस्ट सेल पे डिपेंड करता है, किस होस्ट सेल में हमें उस डीएनए को पहुंचाना है, जीन को पहुंचाना है, उसके अनुसार हम वेक्टर का चयन करते हैं। इसको आप ध्यान से नोट कर लें। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए दो विधियां हैं, एक है वेक्टर मीडिएटेड मेथड, दूसरी है वेक्टर लेस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की दो मेथड है। एक मेथड है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन हेतु वेक्टर का उपयोग करते हैं। ये वेक्टर हमने बताए हैं, अलग अलग जो है सेल में, होस्ट सेल में अलग अलग वेक्टर का यूज करते हैं। तो अगर methods for transformation, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां। ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया आपको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन। वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन दो मेथड हैं। किसी वेक्टर को, किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाने में हमें डायरेक्ट इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस डिजायर जीन को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाएगा तो मेथड कहलाएगी वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये डिजायर जीन है, अगर उसको हम होस्ट सेल के अंदर पहुंचाने के लिए वेक्टर का उपयोग करते हैं तो पहली वाली विधि है वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके होस्ट सेल में प्रवेश करते हैं। सेकेंड मेथड है वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो डीएनए है, डिजायर जीन है हमारा, उसको हम अगर सीधे होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दें तो सेकेंड मेथड हो गई वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको हमने पहले बताया कि अगर
वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाइवेलेंट आयन का ट्रीटमेंट कराते हैं मेम्ब्रेन से, तो होस्ट सेल का की जो मेम्ब्रेन है ऊपर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से को जोड़ने लायक बना देती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसी स्थिति में होस्ट सेल में जुड़ जाते हैं अगर कैल्शियम क्लोराइड से इसकी मेम्ब्रेन का रिएक्शन हो चुकी है, ट्रीटमेंट हो चुका है, और उसके बाद हीट शॉक दे करके क्रमशः आइस में 42 डिग्री पर अल्टरनेट में रख करके हम हीट शॉक के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर पहुंचा देते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है हीट शॉक की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इस तरह से पहुंचाते हैं। इस मेथड को बोलते हैं वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा तरीका हमने बताया था वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल मीडिएशन और जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन में किस वेक्टर का उपयोग किस होस्ट सेल में करेंगे ये चीज़ क्लियर हो गई। और वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन में हम किन किन मेथड का यूज करते हैं, उसमें हमने पहला जो नाम आपको बताया, पहली विधि है माइक्रो इंजेक्शन। सेकेंड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम पोर्स बनाते हैं या स्पेस बना देते हैं जिससे वेक्टर आसानी से चला जाए। फिर केमिकल मेथड तीसरी है। केमिकल मेथड जिससे केमिकल से हम ट्रीटमेंट करा करके वेक्टर की जो को अंदर पहुंचाने लायक इस सेल को बना की मेम्ब्रेन को बना देते हैं जिससे डायरेक्ट डीएनए अंदर पहुंच जाए। और चौथा है जीन गन। जीन गन की सहायता से हम जैसे ट्रिगर दबाते हैं, फोर्स के साथ गोली अंदर चली जाती है, सेम उसी तरह से हम डीएनए को किसी टंगस्टन पार्टिकल में जोड़ करके इस डीएनए को और जीन गन की सहायता से फोर्स के साथ अंदर डाल देते हैं। उस मेथड को बोलते हैं जीन गन मेथड, या इसी को हम बोलते हैं बायोलिस्टिक मेथड या बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है। तो इस प्रकार से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से किसी भी जीन को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाते हैं, या डायरेक्ट वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल मेथड या जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड की सहायता से हम होस्ट सेल के अंदर इस डिजायर जीन को पहुंचा देते हैं। ये प्रोसेस आपकी पूरी हुई ट्रांसफॉर्मेशन की होस्ट सेल के अंदर किसी डीएनए को भेजने की प्रक्रिया। इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दिया, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब यह कैसे पता चलेगा कि होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा या नहीं पहुंचा?
बताया था आपको कि बहुत सारे होस्ट सेल हो सकता है किसी होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया ही ना हो सकता है किसी होस्ट सेल के अंदर सिर्फ वेक्टर चला गया हो, और हो सकता है होस्ट सेल के अंदर जो वेक्टर गया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त हो। तो पहली मेथड पहली स्थिति क्या है कि होस्ट सेल के अंदर वेक्टर ना गया हो, यानी इसका मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही ना, ये चेक करना पड़ेगा ना, तभी तो हम आगे उस सेल को यूज करेंगे आगे क्लोनिंग में। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, उस कंडीशन में हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ना हुआ। तो दूसरी कंडीशन है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें नहीं पहुंचा। और तीसरी कंडीशन है ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी सेल के अंदर पहुंच गया है। तो ये कंफर्म करने के लिए हमें एंटीसीडीन और टेट्रासाइक्लिन से इसका टेस्ट करा करके आइडेंटिफाई कर देंगे, या आपको मालूम है कि लैग जेड मेथड है, या टेट्रासाइक्लिन अथवा एंटीसीडीन सेंसिटिव जीन की सहायता से ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल और रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल उनकी जानकारी हम कर लेंगे। तो ये होस्ट सेल भी कैसी है, ट्रांसफॉर्म भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है, तभी ये होस्ट सेल हमारे काम की होगी। अगर ये होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म है और रिकॉम्बिनेंट है तो इस होस्ट सेल को हम क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे, यानी इस तरह की हम बहुत सारी होस्ट सेल को कल्टीवेट करेंगे। क्लोनिंग या के लिए क्या करेंगे, कल्चर करेंगे उस सेल्स का न्यूट्रिटिव मीडियम में स्टेराइल कंडीशन में। इस क्लोनिंग के लिए हम क्या करेंगे, स्टेराइल कंडीशन क्या करेंगे, स्टेराइल कंडीशन में हम क्या करेंगे, कल्चर विद न्यूट्रिएंट मीडियम। कल्चर विद न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करेंगे, कैसी कंडीशन में, स्टेराइल कंडीशन में। ठीक है, कल्चर विद न्यूट्रिएंट मीडियम। ये न्यूट्रिएंट मीडियम पोषक पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, उन पोषक पदार्थों के, जैसे ये आपका पैटी डिश है, इसमें ये पोषक पदार्थ जैसे आपने बताया नारियल का पानी में अलग अलग सॉल्यूशन है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में जिसमें अलग अलग है वो पोषक पदार्थ युक्त है, उसमें हम क्या करेंगे, होस्ट सेल को डाल देंगे, लेकिन स्टेराइल माध्यम होना चाहिए जिससे कोई इन्फेक्शन उसमें ना हो। तो होस्ट सेल क्लोनिंग करके आपने जैसे बहुत सारे होस्ट सेल बना देंगे। जैसे जैसे होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेंगी उसके अंदर की सभी चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगी, यानी उस होस्ट सेल में क्या करेंगे हम, बहुत सारे डीएनए मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब बहुत सारे डीएनए मल्टीप्लाई होंगे तो डीएनए इस सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, तो बहुत सारे जो है आपके वो डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो करके बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, वो भी बनेंगे। तो इसके लिए हम जिस विधि को उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, क्लोनिंग एंड
बायो प्रोसेस अब देखिएगा, आपको दो चीज़ें पढ़ना है, क्लोनिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, कल्चर ऑफ होस्ट, कल्चर ऑफ होस्ट सेल का कल्चर करेंगे। और ये होस्ट सेल का कल्चर करने के लिए भाई जब छोटा सा थोड़ा सा हाथ बनाना हो तो हम खुद भी कर सकते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करके घर बना सकते हैं। लेकिन जब हमें इंडस्ट्री में बहुत अधिक मात्रा में कोई दवाइयाँ तैयार करना है तो उसके लिए बड़े बड़े जो है जार होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उन टैंक में हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इस शब्द को यूज कर रहे हैं। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम बड़े बड़े टैंक में वो सब सुटेबल मीडियम उपलब्ध कराते हैं जिस पर ये सेल आपकी तेज़ी से ग्रो कर सकें, सेल को न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिल सकें, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ऑक्सीजन अगर हम एरोबिक मीडियम में बना रहे हैं, एनारोबिक मीडियम बना रहे हैं तो उसके लिए जो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हम दे सकें, हर सेल को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल पाए, इसके लिए हम जो भी सुटेबल व्यवस्थाएं हैं वो हम देते हैं। और तब जा कर के हमारा जो है ये सेल क्लोनिंग करके बहुत सारी सेल बनाती हैं और म्यूटेंट मीडियम में इन सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब जब ये सेल प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो फिर उसको सेपरेट करने की प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है बायोरिएक्टर, जिनके अंदर हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं, यानी होस्ट सेल का कल्चर करते हैं या क्लोनिंग करते हैं। तो क्या पढ़ना है हमें, वह इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर हम क्लोनिंग के माध्यम से बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं, यानी होस्ट सेल को कल्चर करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं बायो रिएक्टर्स। ठीक है, तो इन सेल्स को यूज करते हैं बायो रिएक्टर्स में जो ट्रांसफॉर्म भी हो चुके हों और रिकॉम्बिनेंट भी हों, ऐसी सेल को हम यूज करते हैं बायो रिएक्टर। अब बायो रिएक्टर कैसे होते हैं उनको भी देखते हैं। बायो रिएक्टर्स तो वह इंस्ट्रूमेंट जो होस्ट सेल को कल्चर करने के लिए हम उपयोग करते हैं उसको हम बायो रिएक्टर कहते हैं। जब हम कम मात्रा में किसी प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं तो हम ऐसे कोनिकल फ्लास्क का भी यूज कर सकते हैं। उस कोनिकल फ्लास्क में हम जो भी आवश्यकता चीज़ें हैं इकट्ठे करके होस्ट सेल में क्लोनिंग के लिए सुटेबल होस्ट सेल की क्लोनिंग के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट को तैयार करते हैं, जिसमें क्लोन सेल्स डाल देते हैं और कोनिकल फ्लास्क या वेसल में फर्मेंटर्स डालते हैं। फर्मेंटर्स समझते हैं आप, ये फर्मेंटर्स डालते हैं और क्लोन सेल्स डालते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस आप समझते हैं, आपने बात देखा होगा कि फर्मेंटेशन के द्वारा दूध से दही बनता है तो दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया का कल्चर होता है। थोड़ा सा जामुन डालते हैं और बहुत सारा दही बन जाता है, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें बन जाते हैं। तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं और उसके लिए यूज किया जाने वाला जो मीडियम है वो है फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स में हम क्लोन सेल को डाल देते हैं और ये आपकी
कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में फर्मेंटर्स के अंदर हम होस्ट सेल को डाल के कल्टीवेट करते हैं और कल्टीवेशन के माध्यम से बहुत सारे क्लोन सेल्स तैयार करते हैं। इसी को जब हम बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री में बनाते हैं तो उसको हम बायोरिएक्टर के अंदर तैयार करते हैं। और इस तरह के जो बायोरिएक्टर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स, पहले जो तरीका है, पहले जो बायोरिएक्टर है वो स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स हैं। दूसरे हैं स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स और स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, दो तरह की बायोरिएक्टर हम लोग इस प्रोसेस के लिए यानी सेल के होस्ट सेल के कल्टीवेशन के लिए, क्लोनिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो जो पहला बायोरिएक्टर है स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, उसमें हम क्या क्या विशेषताएं इकट्ठी करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए, उसको एक चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए, इस टैंक में हमने एक मोटर लगा रखी है। वो मोटर से एक नीचे रॉड जुड़ी हुई है। ये सुई है जो टेम्परेचर बताएगी, थर्मामीटर। ये आपकी मोटर है और मोटर इस रॉड को घुमाती है। ठीक है, इस रॉड में बहुत सारे फैन लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जो अंदर के जो मीडियम जो भरा हुआ है आपका, जिसको हम फर्मेंटर्स कह रहे हैं, और होस्ट सेल हैं, उनको आपस में मिक्स करेंगे तो उसको बोलते हैं फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर।
से नहाते हैं मथानी की सहायता से या मशीन से। तो ऊपर क्या रहता है, जो फोम नुमा जो है फैट जो घी है, ऑयल जो लिपिड पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, बटर ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो फोम ब्रेकर ऊपर हम लगाते हैं, जिसकी सहायता से उस फोम को से कोई दिक्कत ना हो कल्चर करने में से भी उसमें उपयोग करते हैं। फोम ब्रेकर लगाते हैं ताकि फोम ना बनने पाए, क्योंकि फोम जो है दिक्कत पैदा करेगा सेल के कल्टीवेशन में। और अंदर हमने क्या भरा है, न्यूट्रिएंट मीडियम। ये न्यूट्रिएंट मीडियम पोषक पदार्थ इसके अंदर भरे हुए हैं और उसी में होस्ट सेल्स पड़ी हुई हैं। फिर नीचे से स्टेराइल एयर डालने की एक व्यवस्था कर रखी है। ये छोटा सा पाइप है जो एयर स्टेराइल एयर इसलिए डालते हैं कि टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा ना बढ़ने पाए। जैसे आप मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऊपर थर्मामीटर से हम चेक कर लेते हैं टेम्परेचर कितना है, मोटर से इस रॉड को घुमाते हैं और टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ता है तो स्टेराइल एयर को अंदर डाल करके टेम्परेचर को डाउन करते हैं। ठीक है, और इसमें पीएच को मेंटेन करने के लिए एक पाइप है जो एसिड बेस को बैलेंस बनाने के लिए, एसिड बेस और पीएच, ये यहाँ से हम एसिड या बेस मिला करके उसके पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। और जो स्ट्रीम है ये, उसको हम यहाँ से डाल देते हैं, स्टेलाइट स्ट्रीम। स्टेलाइट स्ट्रीम डाल करके हम अंदर स्ट्रीम के माध्यम से जो स्टेलाइजेशन की प्रोसेस को मेंटेन करते हैं ताकि अंदर कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। स्टेराइल एयर मिक्स करते हैं ताकि बैक्टीरिया को जो इन्वायरमेंट चाहिए एरोबिक मीडियम वो मिलता रहे, लेकिन हवा स्टेराइल तो कोई इन्फेक्शन ना हो। इस तरह के छोटे छोटे इसमें बड़े फ्लैट ब्लेड वाले इम्पेलर हैं जो इसको मिक्स करने में हेल्प करेंगे। इसमें ये होस्ट सेल पड़ी हुई है और ये न्यूट्रिएंट मीडियम पड़ा हुआ है। ऊपर जो फोम बनेगा फोम ब्रेकर लगा हुआ जो फोम खत्म करने का काम करेगा, एसिड बेस के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। इस प्रकार से जो सेल्स और न्यूट्रिएंट मीडियम हमने बड़े आकार के बायोरिएक्टर टैंक में डाले हैं, ऐसे बायोरिएक्टर टैंक तेजी से इसको घुमाते हैं और उस घुमा करके न्यूट्रिएंट मीडियम हर सेल को मिल जाए, प्रत्येक सेल तक पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ उपलब्ध हो जाए ताकि सेल को पर्याप्त पोषण मिलने से तेज़ी से उसका कल्टीवेशन हो सके, ग्रोथ हो सके। तो उसके लिए हम स्टीयर टैंक बायो रिएक्टर्स का उपयोग करते हैं। इस स्टीयर टैंक बायो रिएक्टर में मिक्स करने के लिए एजिएटर सिस्टम लगा रखा है हमने, ये जो लगातार पंखों की सहायता से पूरे न्यूट्रिएंट को मिक्स करेगा। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम हमने नीचे से लगा दिया स्टेराइल एयर के लिए। तीसरा हमने फोम कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है ताकि ऊपर फोम ना बने, फोम ब्रेकर इसको बोल रहे हैं। चौथा पीएच कंट्रोल करने के लिए एसिड या बेस डाल करके हम पीएच कंट्रोल करने के लिए ऊपर खोल रखी है। और उसके बाद सैम्पलिंग पार्ट्स से थोड़ा सा सैंपल निकालते हैं और टिपिकल बायोरिएक्टर में इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के बाद ही हम उसके अंदर
सेल की क्लोनिंग कर पाते हैं। तो बेसिक चीज़ें जो चाहिए है केमिकल बायोरिएक्टर में ये होनी चाहिए, और ऐसे बायोरिएक्टर को हम स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर कहते हैं। अब स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर के अलावा दूसरा जो बायोरिएक्टर है वो है स्प्रेज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें अंतर क्या था कि हम सिर्फ न्यूट्रिएंट को मिक्स कर रहे थे, घुमा रहे थे फ्लैट जो ब्लेडेड इम्पेलर है उसकी सहायता से। लेकिन जो दूसरी मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लबर्स उत्पन्न करते हैं। ब्लबर जो होते हैं ऑक्सीजन अंदर जब ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि पानी के अंदर पाइप से आप हवा डालते हैं, तो हवा डालने के बाद जैसे तालाबों में एरिएटर यूज करते हैं, जो फिश के जो पॉन्ड हैं छोटे छोटे टैंक बनाते हैं उसमें एरिएटर यूज करते हैं। तो एरिएटर क्या करता है, अंदर ऑक्सीजन को खींच खींच करके अंदर डालता रहता है। जब अंदर लगातार ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है तो फिश को ग्रोथ करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो बस इतना ही अंतर है कि इस जो नया जो है हमने स्प्रेज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर बनाया है, इसमें हमने हवा पहुंचाने के एक सिस्टम को और बना दिया। इस टैंक में हमने क्या किया कि इसको घुमाने वाला ये रॉड है, ऐसे इसको घुमाता है, ठीक है, और यहाँ पर इसको घुमा करके, और ये ऐसे मूवमेंट होता है जैसे बबलिंग होती है, तो सरफेस एरिया बढ़ता है। तो सरफेस एरिया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है। Increased surface area for O2 transport. इंक्रीज सरफेस एरिया जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लबर्स यूज करते हैं जो ऑक्सीजन के ट्रांसफर एरिया को बढ़ाते हैं। ये छोटे छोटे ब्लबर्स बनते हैं। ये अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लबर बनेंगे तो अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन पहुंचेगी तो कल्चर मीडिया में होस्ट सेल को न्यूट्रिशन को यूज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिससे होस्ट सेल तेज़ी से मल्टीप्लाई कर पाती हैं। तो इस तरह से स्टेराइल एयर बबल को हम स्टोरेज के लिए यूज करेंगे। और इंक्रीज जिससे जब एयर बबल को हम यूज करेंगे सरफेस एरिया बढ़ता है। जो इंक्रीज सरफेस एरिया है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है। ब्लबर्स बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देते हैं। इसमें भी हम स्टेराइल एनवायरनमेंट देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो सके कल्चर में, और न्यूट्रिएंट मीडियम जो है उपलब्ध कराते हैं। पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ इसमें उपलब्ध रहें ताकि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए सूटेबल चीज़ें सब मिल जाएँ। पीएच को मेंटेन करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, एयरेशन को मेंटेन करते हैं। फोम रिमूवल जैसे यहाँ पर मेथड थी, वहाँ पर यहाँ पर भी फोम ना बनने पाए, फोम रिमूवल मेथड्स का भी यूज करते हैं। और इसके लिए फोम रिमूवल मेथड्स में हम एंटी फोमिंग एजेंट का यूज करते हैं। उस एजेंट को डालते हैं जिससे फोम जो है ना बनने पाए। और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कोल्ड वाटर का सर्कुलेशन बना रखते हैं, जिसमें ठंडा जो एनवायरनमेंट होगा वो ठंडे वाटर की सप्लाई के माध्यम से चारों तरफ हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ताकि टेम्परेचर ना बढ़ने पाए। और जैसे ही जो है टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर हम कोल्ड वाटर की सप्लाई चारों तरफ दे देते हैं। एरिएशन होने से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, और जो एरोबिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, यानी जो फर्मेंट्स हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से मल्टीप्लाई करने के लिए सुटेबल मीडियम बना देते हैं।
जिससे होस्ट सेल का तेज़ी से निर्माण शुरू हो जाता है और हमें कम समय में ज़्यादा होस्ट सेल्स प्राप्त हो पाती हैं। इस प्रकार हमने इस विधि का उपयोग किया जिससे हमें जीन की क्लोनिंग हो गई। अब जीन की क्लोनिंग होकर के इस तरह से एक सेल से बहुत सारी सेल बन जाएंगी। अब आगे क्या करेंगे देखिए, आगे की प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम अभी ये काम पूरा नहीं हुआ, जीन तो क्लोन हुआ लेकिन इस क्लोन जीन से अब हमने क्या बहुत सारे जीन बना लिए। अब उस क्लोन जीन से हमें क्या करना है, बहुत सारी कॉपी जीन की बना करके और उन होस्ट सेल के अंदर बने हुए प्रोडक्ट को निकालना है। उसके लिए हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग शब्द यूज करते हैं। जैसे कोई होस्ट सेल के अंदर हमने न्यूट्रिएंट मीडियम या फर्मेंटर्स में डाला क्लोन सेल को, सेल्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई की। उन सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा जो ज़रूरी एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन हमें चाहिए थे वो बने। उन एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन को फिर हमें सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए के बाद जब तक हम उसे सेपरेट नहीं करेंगे तो हम सेल्स का उपयोग तो कर नहीं सकते। हमारे लिए तो काम का वो प्रोडक्ट है, बाकी चीज़ें तो हमारे लिए यूजलेस है। तो उस प्रोडक्ट को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को सेपरेट करने के बाद फिर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करना पड़ेगी। क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए, क्वालिटी एनालिसिस हम पहले लैब में करेंगे, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल करेंगे किसी एनिमल्स में। रैट हो सकता है, माइस हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है या मंकी हो सकता है। किसी भी एनिमल में हम उसका क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। जब क्लिनिकल ट्रायल में वो दवा सफल होगी या प्रोटीन प्रोडक्ट हमारा सफल रहेगा तो उसके बाद हम उस प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे ताकि वो ड्रग लंबे समय तक खराब ना हो और उसके बाद फिर पैकिंग करके हम मार्केट तक उसको पहुंचाते हैं। तो प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन करके, सेपरेशन करके प्यूरिफाइड प्रोडक्ट के अंदर हम एनालिसिस करके, क्वालिटी एनालिसिस करने के बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तब हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शांति से इस लेक्चर को पूरा का पूरा सुने और सुनने के बाद कोई चीज़ हो तो दोबारा लेक्चर को फिर रिपीट करके सुने। फिर भी कोई परेशानी हो तो उसे मैसेज के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे।